नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बन के अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे। जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। सर मैं गलती क्या की सर? अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर। चीता तक भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी। दे शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। गद्दारी के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। की फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी, और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संसद में 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष को चुन चुन कर जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपना जो जवाब दिया, उसमें जहां विपक्ष के इंडिया गठबंधन को राजनीतिक आईना दिखाया गया, तो वहीं 2028 तक भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भरोसा भी दिखाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की गारंटी भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, बेरोजगारी है, आतंक और हिंसा है, लेकिन मोदी की गारंटी है विकसित भारत। अगले 5 साल में टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाला भारत। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की समस्या पर भी बोले, लेकिन यह भी समझा दिया गया कि मणिपुर को ना सरकार भूली है ना देश भूला है। मोदी के शब्दों में मणिपुर में शांति का सूरज निकलेगा। सवाल पब्लिक का आज है कि क्या नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव से मिले मौके के बाद 2024 के चुनाव का ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे विपक्ष कम से कम 2028 तक याद रखेगा? क्या नरेंद्र मोदी का यह भाषण इंडिया गठबंधन के खेला हौबे के प्लान को धोबी पछाड़ दे रहा है? क्या मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी? क्या नरेंद्र मोदी की शब्द शब्द गारंटी राहुल को भागना पड़ा? यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मानो तय करके आए थे कि वो इंडिया गठबंधन को राजनीति का करारा जवाब देकर ही रहेंगे। उनके एक एक शब्द विपक्ष पर तीर की तरह चुभने वाले थे। सुनिए प्रधानमंत्री के कुछ बयान। मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले, थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी। कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं, ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है। राष्ट्र, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। इस गठबंधन ने ये भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। जी, पता नहीं मुझे
क्या हो गया है? सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है? सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं? और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही है। इस दरबार सिस्टम ने कई विकेट लिए और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण दे ही रहे थे, उसी समय विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जिस मणिपुर समस्या पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, उस मणिपुर समस्या पर प्रधानमंत्री के बयान के पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस बीच आपको दिखाती हूं कि राहुल गांधी ने संसद से बाहर जाते वक्त आज क्या कहा। Yes, apparently Bharat Mata is an unparliamentary word. Yes, apparently Bharat Mata is an unparliamentary word. तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या संसद में मोदी की गारंटी 2024 में INDIA गठबंधन के अविश्वास को नकार देगी? क्या मणिपुर पर प्रधानमंत्री के जवाब के समय संसद से विपक्ष भागा, इसकी कोई खास वजह थी? भारत मां की हत्या के बयान पर मोदी का पलटवार क्या खुद को इंडिया कहने वाले विपक्ष पर भारी पड़ेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता है बीजेपी के, लोकेश जिंदल नेता है कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है आज रीजू दत्ता जी, जो प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। और रीजू दत्ता जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, आपने इंडिया अलायंस तो बना दी, लेकिन ये इंडिया इतने टुकड़ों में है कि मणिपुर पर चर्चा मांगने वाले मणिपुर पर चर्चा होने से पहले ही संसद से बाहर चले गए। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस मुद्दे पर आपने संसद नहीं चलने दी, उस मुद्दे का जवाब देने के लिए भी आप नहीं रुके, तो क्या आपने ये सच साबित कर दिया जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने मैच बुलाया लेकिन चौके छक्के जो है वो पड़े सत्ता पक्ष थे और विपक्ष ने फील्डिंग के लिए अपने प्लेयर्स को सेट भी नहीं किया, बिना तैयारी के वहां पहुंच गए। रीजू दत्ता जी, क्या आज विपक्ष ने खुद अपना मजाक देश के सामने बना लिया? नाविका जी, आपके सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में सरकार ही देगी, पर मैं आज जो पूरे देश ने देखा, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि पहले तो प्रभु आए 21 दिन बाद संसद में, ये बहुत बड़ी बात हुई, और आने के बाद
वो अपनी भाषण रखे देश के प्रधानमंत्री ने, और उस भाषण में पहले 2 घंटा मणिपुर जिससे बात होनी चाहिए थी, मणिपुर तो छोड़िए, मैं और मैं पे अटक गया पूरा भाषण। शायद प्रधानमंत्री भूल गए थे कि वो संसद है, शायद उनको लगा कि वो चुनाव का मंच है कोई। और उस बीच में जबकि आज भी मणिपुर जल रही है, लोग मर रहे हैं, लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, तब संसद में ठहाके लगाए जा रहे हैं, तंज कसी जा रही है, किसी नेता के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, और प्रधानमंत्री और उनके पीछे बैठे लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखा है देश में। और उसके बाद उन्होंने मणिपुर से बात की, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं की, पर 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में उन्होंने मणिपुर से अपने कीमती समय से निकाल के सिर्फ 4 मिनट जाया किए। देश की जनता ने देखा है। और मैं आज पहली बार एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ना इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर, ना बेरोजगारी के ऊपर, मणिपुर के ऊपर ना किसी चीज पर बात हुआ। तो इसलिए पहली बार मैं नेशनल टीवी पे ये कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि आज मैं शर्मिंदा हूँ कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। मैं आज मुझसे ये आशा नहीं थी, उनसे ये आशा नहीं थी। और अगर रिजू दत्ता जी, आप शर्मिंदा किस बात पर हैं, ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन गौरव भाटिया जी, जब अविश्वास प्रस्ताव था तो सरकार के खिलाफ था, तो सरकार क्या अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाएगी, सिर्फ जो विपक्ष चाहता है उसी मुद्दे पर बात करेगी? क्योंकि ये बहस तो मणिपुर पर सिर्फ नहीं थी, अविश्वास प्रस्ताव तो पूरे 5 साल की कार्यशैली पर था, प्रधानमंत्री की सरकार पर था, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर था। तो मैं आज पूछना चाहती हूं कि क्या आज आउट ऑफ कोर्स आ गया विपक्ष के लिए जो जवाब था, या विपक्ष कहीं ना कहीं भूल गई थी कि जो दाव उन्होंने चला था, शायद उस दाव को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल पस्त कर दिया सदन के फ्लोर पर? नाविका जी, मैं इतना ही कहूंगा कि आज जब देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे और लोकतंत्र के मंदिर से संबोधित कर रहे थे, तो एक अभिभावक के तौर पे उन्होंने मरहम लगाई। और सबसे पहले मणिपुर की क्योंकि बात हुई, मैं कहूंगा उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और पूरा देश और हर सांसद जो यहां नहीं भी हैं वो भी मणिपुर की जनता के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूं ये अपना अपना एक चरित्र होता है। विपक्ष का चरित्र है जख्मों पे मिट्टी का तेल डालो, आग लगाओ, अपने खून से जो है वहां पे ऐसा कुछ करो कि दर्द बढ़ जाए, नाखून से छील दो उनके जख्मों को। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री, दूसरा अभी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि तंज कसे जा रहे थे। अरे देश शर्मिंदा तब हुआ जब राहुल गांधी ने अपनी अपरिपक्वता और गद्दारी का प्रमाण लोकतंत्र के मंदिर में रख के कहा कि भारत माता की हत्या हो गई है। भारत माता की हत्या करने वाला कोई बाइकालाल अभी पैदा नहीं हुआ। और तब शर्मिंदा हुआ देश जब राहुल गांधी ने पहले, आप याद करिए, आंख मारी थी 2018 में, इस बार हवाई चुंबन दिया। ये मर्यादित चरित्र है, ये इनकी जो है संसदीय सोच है। शर्म आती है देश को कि ऐसा व्यक्ति है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरा 9 साल का खाका रखा, देश गौरवान्वित हुआ। और सबसे बड़ी बात है, जो कॉन्फिडेंस हमारे पास है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा तीसरी बार भी आएंगे और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। एक तरफ कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ कंफ्यूजन है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी का पूरा वक्तव्य भी नहीं सुन पाए। ये दिखाता है कैसे वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। लोकेश जिंदल जी, बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले ही मैदाने जंग से अगर भाग जाएं तो इसको आप क्या कहेंगे? दलीलें कम पड़ गई या लोकतांत्रिक तरीके से बहस करने की आदत ही छूट गई? ये सवाल तो आज जनता उठा रही। नाविका जी, प्रधानमंत्री जी के पूरे वक्तव्य में, पूरे भाषण में केवल और केवल चुनावी राजनीति ही थी। देखिए, मणिपुर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं, राष्ट्र का मुद्दा है। अगर मैं मणिपुर के मुद्दे की बात करता हूं, ये एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, एक पूरे राज्य और मणिपुर के वासियों का मुद्दा है। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं, जवाबदारी का मुद्दा है। हम अपेक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से
कि वे ज्यादा से ज्यादा समय मणिपुर के बारे में बोलेंगे, महंगाई के बारे में बोलेंगे, बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे। लेकिन जब वक्तव्य शुरू हुआ तो केवल पहले 30 मिनट केवल और केवल वक्तव्य, निंदा और केवल दोष, प्रत्यादोष। मुझे हमें समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक चुनावी भाषण सुन रहा हूं या एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत प्रधानमंत्री जी का इस देश का एक एड्रेस सुन रहा। प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे 45 मिनट तक केवल और केवल विपक्ष की निंदा की। विपक्ष का दोष यह था कि उन्होंने जवाबदेही ठहराया प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने जवाबदेही ठहराया सरकार को कि जो कुछ मणिपुर में हुआ वो गलत हुआ। पूरे वक्तव्य में मणिपुर को कितना समय दिया गया? 5 मिनट। इन 5 मिनटों में क्या बातें की गई? कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार जवाबदेही नहीं है? अगर जवाबदेही है तो उनके जवाब में केवल और केवल निंदा ही क्यों? आज जब पूरा विपक्ष ने वॉकआउट किया तो सही कहूं तो भारत के आजाद होने से पहले जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसकी याद आ गई, जब अंग्रेजों में घमंड होता था। लेकिन लोकेश जिंदल जी, शायद आप भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि माइक्रो डिटेल के लेवल तक कल गृह मंत्री ने जवाब दिया। मैं उसको आगे ले जाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर जितना इस सरकार के लिए जरूरी है वो उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया। लेकिन गौरव भाटिया जी, क्या विपक्ष सिर्फ मुद्दे उठाने के लिए मुद्दे उठा रहा है? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं तय करके आए हैं कि सवाल पर कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और जो मुद्दा उठाया है उस पर बहस में जवाब भी नहीं सुनेंगे। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, ऐसे ही थोड़ी ना इनका नाम घमंडिया पड़ा है। ये घमंडिया ही तो है जो इनको डुबा के ही मानेगा। और देखिए कितनी बेतुकी बात करते हैं। इन्होंने कहा बेरोजगारी पे, महंगाई पे बोला ही नहीं। अरे निर्मला सीतारमण जी का भाषण सुनते हैं, एक एक बिंदु पे उन्होंने आंकड़े देके पूरा अर्थव्यवस्था, रोजगार, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे नौकरियां आई, एमएसएमई, किसान, हर बिंदु पे उन्होंने अपनी बात रखी। मणिपुर पे आपने बिल्कुल सही कहा, अमित शाह जी ने तथ्यों के साथ, पूरी तैयारी के साथ, जैसे कि एक गृह मंत्री जी को देश को संबोधित करना चाहिए वैसे उन्होंने किया। दूसरी तरफ मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने क्या गृह मंत्री अमित शाह जी का उत्तर सुना? क्या वो थे पार्लियामेंट में? बताइए मुझे। बल्कि आप सोचिए, वो ऐसे छात्र हैं जो फेल तो होते ही हैं, ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, लॉन्च होता नहीं है, और साथ में घमंडिया ये है कि वो वहां संसद में रहे भी नहीं सुनने के लिए कि गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, सारे नेता जितने विपक्ष के बोले, नाविका जी, पूरे देश ने देखा। लोकेश जिंदल जी, बीच में ना बोले, आप जवाब सुन लीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। शांति बहाली में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। एक व्यक्ति ने भी एक सुझाव नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। केवल मोदी जी से नफरत, मिट्टी का तेल लेकर आया हूं, देश को जलाना है, क्योंकि जब देश जलेगा तो ही हम अपनी राजनीतिक रोटी सेक पाएंगे। और देश तब शर्मसार होता है जब वो देखता है कि निठल्ला, नकारात्मक, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक विपक्ष केवल देश को तोड़ना चाहता है। मैं डॉक्टर अजीज खान आपसे पूछना चाहती हूं। अजीज खान साहब, अविश्वास प्रस्ताव था, मणिपुर की चर्चा नहीं थी, क्योंकि मणिपुर की चर्चा पर सहमति बनी ही नहीं। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं था, उनकी पूरी सरकार पर था, उनके पूरे कैबिनेट पर था, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर था। कई मंत्रियों ने जवाब दिए और हर मंत्री ने अपने कार्य क्षेत्र की जो परिचर्चा है उसमें अपने सारे फैक्ट सामने रखे। अब सब कुछ सुनने के बाद भी अगर विपक्ष कहे कि हमने सुना, हम संतुष्ट नहीं है, हमें यह सवाल पूछना है, यह सवाल पूछना है, यह सवाल, यहां हम संतुष्ट, वो तो कुछ था ही नहीं। क्या था? सिर्फ एक तरीके से रैली की स्पीचें थी, कोई ठोस ना सवाल पूछे गए,
ना ठोस कोई ऑब्जेक्शंस बताई गई कि किस बात से आप अग्रीमेंट नहीं था, ना रिसर्च थी, ना आंकड़े थे, ना कुछ था। अब अजीज खान साहब जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो बोलेंगे अपने 9 साल के कार्यकाल के बारे में और हर फील्ड में क्या क्या किया और जो उन्होंने लेखा जोखा सारे देश को दिया, विपक्ष को भी दिया, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन हो, इकोनॉमी हो, सब कुछ कहा। आप संतुष्ट नहीं है ये मैं समझ सकती हूं क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन क्या यह कहना सही है कि फलाने चीज पर आपने 2 मिनट कहा, उस चीज पर आपने 3 मिनट कहा? भैया आप एक मुद्दे पर तो डिबेट लाए नहीं थे ना, पूरे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, और वो जवाब सुनने से पहले ही अगर आप वॉकआउट कर जाएंगे तो क्यों अविश्वास प्रस्ताव, क्यों चर्चा और क्यों सदन का इतना समय बर्बाद किया गया? जनता आज ये सवाल पूछ रही है। देखिए नाविका जी, बहुत ही शानदार सवाल है। अभी गौरव भाई बोल रहे थे कैसा मिट्टी का तेल लिए घूम रहे हैं। निश्चित तौर पे आज बीजेपी के लोग मिट्टी का तेल लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उस पे चर्चा नहीं। अभी आपने सवाल किया नाविका जी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया? इसमें बहुत अहम मसला है। जो माननीय मोदी जी का कुंभकर्णी नींद, जो लगातार सोए हुए थे, देश की जनता उनकी आवाज को सुनना चाह रही थी। वो जानना चाह रही थी कि आज देश जल रहा है, हर प्रदेश जल रहा है, नफरत की आग फैलाई जा रही है। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे केरोसिन, आज केरोसिन लेकर के लोग घूम रहे हैं और माननीय मोदी जी आवाज नहीं, एक उनके मुंह से एक शब्द नहीं। विपक्ष चाह रहा था कि मोदी जी बोले, लेकिन दुख इस बात का है कि आज जब पार्लियामेंट में जब माननीय मोदी जी ने इंटर किया, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो दुख है इस बात का कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर हमला किया। सवाल विपक्ष से करेंगे आप सत्ता में है 10 साल से, आप पिछले 70 साल का इतिहास गिनाते हैं, सब नाकामियों का इतिहास गिनाते हैं। अगर वाकई में नाकामी ना होती तो जनता आपको ना चुनती। बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना था और आपने क्या दिया? आप नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, किस तरह हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, किस तरह वहां पर हरकत हुआ, किसी से कुछ लुका छिपा नहीं है। किस तरह लोग पलायन कर गए, हजारों परिवार पलायन कर गए, किस तरह वहां मारकाट हुआ, उस पर बोलने के बजाय आप विपक्ष पर वार करते हैं, आप देश पर वार करते हैं। ये है चरित्र। सवाल इस बात का है कि आप देश के मुखिया हैं, आपसे सवाल होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने एक लंबे वक्त तक 3 महीना 2.5-3 महीना हो गया, आपने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला, और आप जब बोलने आए तो आप लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं। जो एक गठबंधन है कह रहे साहब घमंडिया है। साहब ये एक प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, इस वक्तव्य को सुनकर के नाविका जी ये कहीं ना कहीं इस पद की गरिमा धूमिल होती है। एक बात और जानिए कि किसी शायर ने कहा था, मैं उसको यहां कोट करना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल है, घाव ऐसा है कोई ना जान सका, रख रखाव ऐसा है। ये रख रखाव करने से आपका जो कुकर्म है, जो आपने किया है, जो आप लगातार आप देश को जलाने की कहीं ना कहीं आग में झोंक रहे हैं, उससे ये खत्म नहीं हो जाएगा। मैं असंसदीय भाषा के खिलाफ हूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम आपस में कम से कम ना इस्तेमाल करें। आप सुन लीजिए मेरी बात। अब तक सुन ही रही थी। प्लीज मुझे मौका दें। मैं कह रहा हूं माननीय मोदी जी अमेरिका जा रहे थे, मणिपुर से सत्ताधारी पक्ष इन्हीं पार्टी के लोग तमाम लोग आए, प्रदर्शन किया, लोगों ने कहा मैं मिलना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने तो गारंटी दी है 2028 में आप फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन आप है कि आप चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव भी लाएं लेकिन कटाक्ष भी ना हो। गौरव भाटिया जी जवाब देना चाह रहे हैं, तो गौरव भाटिया जी पहले आप जवाब दें और फिर मैं जाती हूं अवनीजेश अवस्थी जी के पास। गौरव, देखिए ये जो अर्ज किया है ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, तो भारत की जनता क्या कहती है। आप गैरों की बात करते हैं नाविका जी, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। क्योंकि ये मिट्टी का तेल लेके जो घमंडिया बैठे हैं, ये केवल जख्मों पे नमक डालना जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने आज मरहम लगाने का काम किया है।
मुझे तो शर्म आ रही है। इनकी नेत्री जो संसद के पटल पर बोली, वो आज क्या उपस्थित थी सदन में? मुझे तो नहीं दिखाई दी। और वो भूल गई याद करना कि उनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वो भूल गई कि आजम खान ने एक नेत्री के जो अंगवस्त्र होते हैं उसका रंग देख लिया था अपनी आंखों से। वो भूल गई कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 40% बलात्कार के मामले ज्यादा होते थे बनिस्पत जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, और अपराध और बलात्कार के मामलों में कमी आई। वो भूल गई कि अखिलेश यादव उनके जो पति हैं जब मुख्यमंत्री थे और एक पत्रकार थी, उसने पूछा कि रेप हुआ है तो अखिलेश यादव बोले तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कम से कम मैं इतना कहूंगा, ये समय वो है कि ये जो आप छिछोरी घटिया हल्की राजनीति करते हैं ये बंद करें। और प्रधानमंत्री जी को रावण बुलाया गया, देशद्रोही बुलाया गया। अधीर रंजन चौधरी ने आज तुलना नीरव मोदी से कर दी। कम से कम इतना तो आलोचना करते कि हाँ ये जो घमंडिया है ये गलत बोल गया और इसीलिए आज उसे सस्पेंड कर दिया है। नाविका जी, जो खबर आ रही है अधीर रंजन चौधरी हैज बीन सस्पेंडेड नाउ बिकॉज उन्होंने ऐसी गलत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। काउंटर अजीज खान साहब 30 सेकंड। जी देखिए नाविका जी, इन्होंने कहा, माननीय नेताजी ने कहा था कि लड़कों से लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि आज बीजेपी में बड़ों से गलती हो रही है, बड़ों से। कई महिलाएं प्रदर्शन करती रही, देश की संभ्रांत महिलाएं साहब, लेकिन बड़ों ने कैसी कैसी गलतियां की है, किन किन बड़ों ने गलती की है, कहिए तो उसका बखान कर दूं नेशनल टेलीविजन पे, और पूरी देश की जनता जानती है साहब की बड़े बड़े गलती कर रहे हैं, बड़े गलती कर रहे हैं। एक बात सबूत है तो मामला कोर्ट में है, चले जाइए ना डॉक्टर अजीज खान साहब। ये इस मुद्दे को आपने कई बार उठाया है, हम लोगों ने डिबेट पे उठाया है, ये सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी है। अगर किसी के पास भी कोई ऐसा आरोप का एविडेंस है तो उन्हें जाना चाहिए। इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है। कहीं भी किसी महिला के साथ कुछ गलत हो, किसी के पास भी उसके लिए सबूत हो तो उन्हें बिल्कुल जाना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, कोर्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन रोज इस मुद्दे को जस्टिफाई करें क्योंकि आप मुलायम सिंह जी की बात को किसी न किसी तरीके से पीछे करना चाहते हैं, ये सही नहीं है। ये फिर पूरी राजनीतिक बात होती है। और अवनीजेश अवस्थी जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी कहते हैं भारत माता असंसदीय है। भारत माता असंसदीय भाषा है। भारत माता असंसदीय है या भारत माता की हत्या करना यह असंसदीय है? क्योंकि आप और हम भारत मां की पूजा करते हैं, आप और हम इसी भारत मां के ऊपर जन्मे बच्चे हैं, और आप और हम इसी मिट्टी से जन्मे लोग हैं जो इसी मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं। और उसके बारे में राहुल गांधी कहते हैं भारत माता की हत्या हो गई। और आज जब प्रधानमंत्री ने इस बात पर कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है उसने तो I.N.D.I.A. करके इंडिया के खंड खंड कर दिए, क्या ये सही कहा? नाविका जी, बड़ी दुखद बात है कि कल जब राहुल गांधी सदन में ये कह रहे थे कि भारत माता की हत्या हो गई है, तो कांग्रेसी सांसद मेजें थपथपा रहे थे, बड़ी खुशी मना रहे थे। उनको ये तक नहीं मालूम विपक्ष को कि किस बात पर मेजें थपथपानी, किस बात पर नहीं। बस राहुल गांधी ने बयान दिया, एक वाक्य बोला और मेजें थपथपानी। हैरत की बात है नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है। आज समूचे विपक्ष का जो हाल आपको दिखाई दे रहा है, संसद के भीतर कल पिनाकी मिश्रा ने कह दिया था, और उससे पहले बहुत बार मैं या सोशल मीडिया पे खूब कहा जा चुका था कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने इस बार कुल्हाड़ी पे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे जाके पैर दे मारा है। प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश ने सुना। कोई विपक्षी सदस्य जिन जिन मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है, संसद के भीतर क्या बैंकों के आंकड़े, बैंकों का NPA,
LIC जिसके बारे में कह गए थे कि गरीब जनता की जो पैसा है वो खा गई, अडानी खा गया, LIC का पैसा लगा हुआ था उसमें। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, वैट कहां कहां बढ़ाया गया, किस किस सरकार में आते कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो हिमाचल हो या पंजाब हो, कहां कहां वैट बढ़ा, इस पर बातचीत होनी चाहिए ना। ये नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते। लोकेश जी आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपके नहीं एक प्रश्न बाद में करना, आप पहले मुझे बोल रहे कितने मिनट का आपके संसद के भीतर भी आपकी भैया यहाँ ऐसा है, संसद में तो अध्यक्ष जी होते हैं, मैं बताता हूँ, निलंबित कर देते हैं, यहाँ पर तो निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कितने मिनट बोले प्रधानमंत्री बीच में ना बोलिए, बात बड़ी साफ सी है। एक एक चीज संसद में बोला गया, एक एक वक्तव्य उसके लिए जवाबदेही होती है। इसलिए वहां पर सिर्फ बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के कोई नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री की जिस भी बात में झूठ नजर आता हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो HAL हो, चाहे वो कुछ और हो, कहीं भी अगर आपको झूठ नजर आता है तो तमाम विपक्ष के सदस्यों को यह चुनौती है कि वो जो जाके कहें कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री ने सदन को गुमराह किया और झूठ बोला। लेकिन बात तो असली ये है ना नाविका जी, बात यह है कि विपक्ष के लिए सिर्फ इस बात का क्यों कहा घमंडिया, घमंड था कि प्रधानमंत्री को अंदर बुलाएंगे, और घमंड कैसे चूर हुआ वो भी देख लिया। बात बड़ी साफ सी थी। उस पार्टी को कोई हक नहीं है जिस पार्टी में 3 महीने तक, जहां मणिपुर में कर्फ्यू लगा हो और वहां पर एक MOS राज्य मंत्री जो है, गृह राज्य मंत्री गया हो कुछ घंटे के लिए और आकर एक वक्तव्य दिया हो, वो करिए प्रधानमंत्री से जवाब मांगेंगे। सही मुद्दा आपने उठाया, सही मुद्दा उठाया। और रीजू दत्ता जी, मेरा यही सवाल है, मणिपुर पर इस तरह से चर्चा हो रही है जैसे मणिपुर आपके जमाने में या कांग्रेस के जमाने में बिल्कुल शांत था। जितनी शांति इस वक्त थी मणिपुर में, उतनी तो पहले कभी हुई नहीं। हाँ, आज समस्या है, आज वहां पर अशांति है, वहां पर कुछ ऐसे वारदातें हुई हैं जिससे इस देश शर्मसार है, पर उस पर मिनटों से आप तुलना करेंगे कि कितने मिनट कोई बोला। कल गृह मंत्री ने बोला, आज प्रधानमंत्री ने बोला। करेक्टिव स्टेप्स हो रहे हैं कि नहीं? मुद्दा यह है या मुद्दा यह है कि किस तरह से इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं? आज विपक्ष को भी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नाविका जी, मैं सीधा जवाब देता हूं। अगर कांग्रेस या कांग्रेस से पहले जो यूपीए की सरकारें थी, अगर वो इतने सही होते और वो इतने अच्छे होते तो देश की जनता तो उन्हें बदलती नहीं। कुछ गलतियां हुई थी इसलिए उनको बदल के नरेंद्र मोदी जी को चुना गया, नरेंद्र मोदी जी को लाया गया। और नरेंद्र मोदी जी अगर वही गलतियां करेंगे तो उनको भी प्रधानमंत्री की चेयर में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और रहा बात मणिपुर का, मणिपुर ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर एक छोटी सी कुछ रिश्ते में कुछ गलत काम हो गया, किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो गया या किसी को मार दिया गया। मणिपुर ऐसा एक जगह है, इस देश का हिस्सा, जहाँ पर 3 महीने में 200 लोगों की हत्या हुई है। वहां पर जातिगत विवाह हो रहा है। पूरे मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, किसी और मैठी में। लड़कियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं। वो मैं नहीं कह रहा, वहां से बैठे हुए भाजपा के मुख्यमंत्री का बयान है। 5,000 लोग कैंप में रह रहे हैं, 6,000 से ज्यादा घर जलाए गए हैं। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री 4 मिनट बात करेंगे और आप बोले गृह मंत्री ने बात किया। अरे ये गृह मंत्री तो खुद 29 मई को गए थे मणिपुर, मैं तो बोल रहा हूँ वो गए थे, तब उनके मुख्यमंत्री ने उन्हें नहीं बताया ये कांड हुआ। वो सब वापस आते और ये वीडियो जब सामने आया तब ये सब चर्चा होने लगी। उससे पहले गृह मंत्री को खुद नहीं पता था। तो ऐसे निकलनी गृह मंत्री का काम है। कल उन्होंने संसद पे खड़े होकर उन्होंने कलावती का नाम लिया। मुझे नहीं पता लोकेश ने क्यों नहीं बोला। उसके बाद कई वीडियो सामने आए जो पत्रकार आज सुबह कलावती जी के घर गए, उन्होंने कहा गृह मंत्री झूठ बोल रहे, बीजेपी ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो ऐसे झूठे गृह मंत्री का क्या काम है? इसलिए तो प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहते थे और प्रधानमंत्री ने तो सुने क्यों नहीं? तो चले क्यों गए? तो सुने क्यों नहीं, चले क्यों गए? और ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अधीर रंजन चौधरी को कलकत्ता से फोन आते हैं। रीजू दत्ता जी, ये तो बता दीजिए कौन फोन करता है, कौन डराता धमकाता है? नाविका जी, थोड़ा शायद आपसे, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, थोड़ा सा आपसे गलती हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अधीर रंजन चौधरी को क्यों कांग्रेस साइडलाइन करेगी, क्या कलकत्ता से फोन आ रहा है? अधीर रंजन चौधरी को कोई फोन नहीं जा रहा है। कलकत्ता से फोन आया था, शायद उनको कलकत्ता से फोन आया, ये भी कहा उन्होंने।
नाविका जी ये कह रहे हैं कि नाविका जी उस बात पे प्रधानमंत्री जी अधीर रंजन चौधरी के बारे में बहुत संवेदना है और कलकत्ता ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी को कौन फोन करेगा, हम नहीं मानते वो कोई नेता वेता। पॉलिटिकल पार्टी भैया आप समझ ही नहीं रहे कि क्या पॉलिटिक्स पर तंज कर दिया कि वहां पर लड़ते हैं ममता जी को क्या क्या कहते हैं अधीर रंजन चौधरी, और आज आपने इंडिया में उनको बांध दिया है, गले में उनके रस्सी है, वो बोल ही नहीं पाते कुछ। अब इस बात को तो गौरव भाटिया से ज्यादा कौन समझ रहा है? देखिए नाविका जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना और कई बार ऐसा होता है कि प्रवक्ता अपने ही तर्क में फंस जाता है। टीएमसी के प्रवक्ता ने बोला कि गलतियां करी थी यूपीए ने, जनता ने सबक सिखाया, तो गलतियां करी यूपीए ने और आप उनके साथ आ गए। केवल नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है कि जो गलतियां करता है, जिसने देश को लूटा, वंशवाद का प्रतीक है, सांप्रदायिक राजनीति करता है, उसके साथ आ गया। वाह क्या तर्क है, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, आज ये पूछा जाएगा ये जो गिद्ध राजनीति करते हैं, नाविका जी अभी तो कुछ सप्ताह हुए हैं, 55 हमारे नागरिक मारे गए थे, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी, वहां पे कोई गिद्ध जाएगा उड़ उड़ के ये घमंडिया का? वहां पे हमारे भाई बहनों के साथ क्या हुआ? और जब 70 साल की महिला के सामने देखते हैं हम किस तरह से अत्याचार होता है, मारा जाता है, मजूमदार जी नाम था उनका, ये बात है जब चुनाव चल रहे थे, तो महिला अस्मिता का क्या हुआ? और 2 मई कानून व्यवस्था गई, इतनी हिंसा हुई, बलात्कार हुए और एफआईआर नहीं लिखी गई और कलकत्ता हाईकोर्ट ने खींच के थप्पड़ मारा। और आज महुआ मोइत्रा जो कि बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें रखती हैं, उसमें तथ्य नहीं होते हैं, वो खुद नहीं थी संसद में सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री जी को क्या जवाब देना है, क्यों नहीं पूछा जाएगा? और ये भी पूछा जाएगा, महुआ मोइत्रा महिला की बात करती हो तो महिला जो पश्चिम बंगाल में बलात्कार होता है, मारी जाती है, डराया जाता है, जिनकी गलती केवल इतनी है कि वो राजनीतिक सोच आपसे अलग रखती है, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? सवाल बहुत गहरा है और रीजू दत्ता आपका काउंटर चाहिए, आपका जवाब चाहिए इस पर। दूसरी तरफ कर लेती है। मैं सिर्फ जवाब इतना ही देना चाहता हूँ कि दुनिया का वो व्यक्ति सबसे ज्यादा कायर होता है जो अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों की गलतियां गिनवाता है। इसे वाटर बाउंड्री कहते हैं, वाटर बाउंड्री के हिंदी में दिक्कत तो ये है, उनको ममता बनर्जी को कायर क्यों बुला रहे हो? ममता बनर्जी को कायर क्यों बुला रहे हो? कलकत्ता हाईकोर्ट हर बार थप्पड़ मारता है, उसके बाद तो वहां कार्रवाई होती है। 2018 पंचायत चुनाव, 2023 पंचायत चुनाव, 2 मई कानून व्यवस्था गई, वीरभूम, कितने गिनवाऊं बताइए? दिक्कत तो इस बात की है रीजू दत्ता जी, ये गलतियों छुपाने की बात नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या आपको अपनी गलतियां नहीं नजर आती, क्योंकि आप सिर्फ मोदी जी की गलतियां, सरकार की गलतियां निकालने में इतने व्यस्त होते हैं, इसीलिए जनता ये भी सवाल आपसे पूछती है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं आज लोकेश जिंदल साहब से, क्या आज ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया क्योंकि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री बात करेंगे मणिपुर की तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा? क्या इसीलिए आपने वॉकआउट किया क्योंकि आपको लगा कि प्रधानमंत्री इस बात की बात करेंगे कि आपने अपने अतीत में क्या क्या गलतियां की हैं? आपने एयरफोर्स एक्शन मिजोरम में किया था 1966 में, क्या आपने इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि आपको डर था कि प्रधानमंत्री बात करेंगे नेहरू की, जब उन्होंने आसाम को अपने किस्मत पर छोड़ दिया था 1962 में? क्या इसलिए वॉकआउट हुआ था क्योंकि आपको लगा कि प्रधानमंत्री इस बात की बात करेंगे कि मणिपुर में जब कांग्रेस थी तब क्या हुआ था? क्या इसलिए वॉकआउट हुआ था क्योंकि आपने सोचा कि तब कांग्रेस काल में हर सरकारी मुलाजिम को अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा सेपरेटिस्ट को देना पड़ता था, जब मनमोहन सिंह यासीन मलिक से मिलते थे? क्या इस पूरी फेरिस्ट लिस्ट के डर से आज कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया? नाविका जी, कांग्रेस ने वॉकआउट किया ना उम्मीदी से,
इस कदर बढ़ गई है नाउम्मीदी कि आरजू की भी आरजू होने लगी है। हम प्रधानमंत्री से मणिपुर के बारे में पूछ रहे थे और प्रधानमंत्री किसकी बात कर रहे थे? चुनाव की, सरकार की। नाउम्मीदी तो अब अवनीजेश अवस्थी जी, नाउम्मीदी तो अब 2028 तक प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं, तो ये इतनी नाउम्मीदी लेकर कहां जाए? देखो नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है कि लोकेश जी को समझ में नहीं आ रहा, अजीज खान और रिजू दत्ता को समझ में नहीं आ रहा। 2018 में कह दिया था, उन्हीं के नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एजेंडे पे आज भी आप चल रहे हो। उन्होंने कह दिया था ना कि 2023 में लेके आना फिर से, अब उन्होंने कह दिया 2028 में लेके आना फिर से। तब आप कहते थे कि नहीं, अभी आपको वही करना पड़ रहा है, आगे भी वही करना पड़ेगा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि जमीनी स्तर पर इस देश में जिस तरीके का कार्य हुआ है ना पिछले 9 सालों में, पिछले 70 सालों में काम नहीं हुआ, ये सच है। लोगों को मालूम है। आप टेलीविजन चैनल पे बैठ करके जिस तरीके से बात कहते हैं ना, आप बताइए हिमाचल में वैट कितना बड़ा? सरकार आपको बताता हूँ 7.5 लाख करोड़ का कर्ज हिमाचल में सरकार आने से पहले आपने कहा कि महंगाई मुद्दा है। 3.5 लाख करोड़, आपको 3.5 लाख करोड़ गुजरात में कर्ज है। जब मनमोहन सिंह बताइए इस महंगाई का कारण क्या है? राज्य सरकार कर्जे पर कर्जा लेती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है। मनमोहन सिंह गए 2014 में, तब पेट्रोल का दाम क्या था? कम कर दिया। बताइए ना। आज रोजगार बताइए किस लेवल पर है? हरियाणा में 40% से ऊपर बेरोजगारी है। अब आप हरियाणा पे आ गए। कौन जिम्मेदार है इन सबका? अधीर रंजन चौधरी जो हैं पश्चिम बंगाल में कहते हैं अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर रहे हो क्यों? क्योंकि हमने आपसे सवाल पूछे, जिम्मेदारी निभाते हुए कभी हम तो प्रस्ताव आपको रखा पश्चिम बंगाल की हिंसा पर, लेकिन आप विपक्ष से नहीं चलने वाली है। सवाल पूछने पर नहीं, सवाल पूछने पर अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित नहीं किया गया है। उन्होंने नीरव मोदी नाम कहा प्रधानमंत्री का, इस पर निलंबित किया गया है। और सफाई क्या है? नीरव मने शांत, इसीलिए मैं शांत शब्द कह रहा था। वैसे माफ कीजिएगा, उन्होंने कुछ ही समय पहले दलील दी थी कि उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। आज इतनी अच्छी हिंदी हो गई कि नीरव शब्द शांत की जगह यूज कर रहे हैं। क्या गौरव भाटिया, ये एक्सप्लेनेशन आपके गले उतरती है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, ये वो अधीर रंजन चौधरी हैं जो वाकई बहुत अधीर रहते हैं। और नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रपति का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं किया, राष्ट्रपत्नी, हिंदी खराब है। उसके बाद अभी हमने संसद में देखा किस तरह से इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के लिए कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है और हमारा राजा अंधा है। अरे अंधा अगर कोई पुत्र मुंह में हुआ है तो वो तो सोनिया गांधी हुई हैं, क्योंकि दुर्योधन कोई है तो वो राहुल गांधी है। अभी यहां कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे चुनाव, अरे इतने अधीर थे राहुल गांधी, अपना भाषण देने के बाद राजस्थान में चुनाव है इसकी चिंता थी और संसद छोड़ के चले गए। और अभी 20 दिन से कह रहे थे मणिपुर का मुद्दा बहुत ही आवश्यक है, तो छोड़ के क्यों गए? दूसरी बात मैं बता दूं, इनके लिए यही कहा जाएगा, ये वो चाटुकार हैं, घमंडिया हैं, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। कांग्रेसी फिर भी बोल रहे हैं वाह राहुल कमाल कर दिया। अरे हालत अपनी देखो। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2028 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी या कोई और होगा, क्योंकि इनका अस्तित्व मिटाने के लिए जनता इंतजार कर रही है। जो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता, रावण बुलाता है, उसके लिए क्या कहूं? लोकेश जिंदल जी, आज प्रधानमंत्री ने दरबारियों का भी बहुत जिक्र किया है। दरबारियों के बारे में सोचिए, क्योंकि वो कहा जाता है ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। लेकिन पब्लिक के सवाल भी उठा रही हूं। सुल्तान सिंह रोहिला का अलवर राजस्थान से सवाल है। आज हमने सब कुछ देख लिया। विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लाया, पीएम मोदी को सदन में बोलने के लिए हाय तौबा मचाई, और जब मोदी बोलने लगे तो वॉकआउट कर गए। ये क्या था भाई? अजीज खान साहब, पब्लिक जो है सब जानती है, पूछ रही है सवाल, वॉकआउट क्यों? ये कैसे राहुल गांधी है? अभी तो 8 सर हुए, 2 सर और बाकी है। जी। देखिए नाविका जी प्लीज एक मिनट। गौरव भाई, देखिए एक बात आप जानिए, वॉकआउट नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी की जो बेचारगी रही,
जो असफलता का दाग उन पर लगा है वो कहीं ना कहीं हम उस पर मरहम लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मणिपुर कुछ खास नहीं कहा और मणिपुर की असफलता को कहीं ना कहीं राजस्थान और झारखंड और पश्चिम बंगाल के आड़ में छिपकर, उसको कहीं ना कहीं छिपकर, उसके पीछे छिपकर अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास किया। आप सब वॉकआउट की बात कर रहे हैं, कुछ तो उन्होंने बोला नहीं। वो जो देश अपेक्षा कर रहा था कि मणिपुर को कैसे बचाएंगे आप, कोई फार्मूला नहीं। कैसे मणिपुर जला, इतने लोग कैसे बेघर हो गए, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कैसे दरिंदगी हुई, कोई जवाब दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो तो विपक्ष पर हमला कर रहे थे, विपक्ष से सवाल कर रहे थे। वो चाहते थे विपक्ष को नीचा दिखाया जाए। गायत्री प्रजापति की पार्टी जब इस तरह से बात करती है तो थोड़ा तो अटपटा लगता है अजीज खान साहब, लेकिन पब्लिक के और भी कई सवाल है। वीरेंद्र सिंह चौधरी का हाथरस से सवाल है, क्या विपक्ष इस पर विचार करेगा कि जब आप सदन में सत्ता पक्ष को नहीं सुनना चाहते और वॉकआउट कर जाते हैं तो सत्ता पक्ष को आपकी बातें क्यों सुननी चाहिए? विजय बहादुर सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, क्या यह साबित नहीं हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को जानते हैं और विकास की गारंटी भी दे रहे हैं? यूट्यूब पर एक और दर्शक का सवाल है, ये कैसा विपक्ष है जो जवाब सुनने की ताकत ही नहीं रखता? दिल्ली से नरेश सचदेवा का सवाल है, 26 पार्टियों का विपक्ष संसद से वॉकआउट करके चला गया, यही रवैया रहा तो 2024 के चुनाव में भी इन्हें सत्ता से बाहर नहीं रहना पड़ेगा। श्रुति मिश्रा का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, आज मोदी जी ने कहा दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर भाग्य चंद्र की, आज तक सोई है तकती। विपक्ष ने वॉकआउट करके प्रधानमंत्री मोदी को 100% सही साबित नहीं कर दिया। और अनंत नारायण का कानपुर यूपी से सवाल है, विपक्ष में मैच्योरिटी कब आएगी? छोटे बच्चे जिस तरह से शैतानी करते हैं, सामने वाले का गेट खटखटाते हैं फिर डर के भाग जाते हैं, आज विपक्ष ने ऐसा ही किया। रिजू दत्ता जी, जितने सवाल मैंने पढ़े उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का परसेप्शन ये समझ में आ रहा है कि अगर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था तो थोड़ी संजीदगी और थोड़ा सुनने का भी साहस रखना चाहिए था। वॉकआउट से शायद पब्लिक में मैसेज सही नहीं गया। आज आप मानेंगे कि वॉकआउट करना शायद सही स्ट्रैटेजी नहीं थी? देखिए, स्ट्रैटेजी सही था या गलत था वो तो पब्लिक जवाब देगी 6 महीने में, उस पर तो आज बहस करना बेकार होगा। पर एक चीज कहूंगा, यहाँ पर आप भी बहुत बार बोल रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के जो समर्थक है वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने 2028 का गारंटी दे दिया। अरे मोदी जी ने तो 15 लाख का भी गारंटी दिया था, 2 करोड़ नौकरियों का गारंटी दिया था, किसान की आय दुगनी हो जाएगी गारंटी दिया था, सबको 2022 तक पक्के मकान बना के देंगे गारंटी दिया था, बुलेट ट्रेन की गारंटी दिया था। सब जुमलों में निकल गए। कहा अपनी जेश अवस्थी जी काउंटर कर रहे हैं आपको, अपनी जेश अवस्थी जी काउंटर कर रहे हैं। अपनी जेश नाविका जी, आज एक बहुत अच्छी बात हुई है और आज नहीं लगातार हो रही है कि कांग्रेस ने इतनी सारी गलतियां की थी इसलिए जनता ने इन्हें चुना। रिजू जी, वो ईवीएम तो नहीं है ना, ईवीएम ने तो नहीं चुना ना, जनता ने चुना। अब ईवीएम का मुद्दा जो ममता बनर्जी कह रही थी कि 26 पार्टियों से मिलकर के ईवीएम का मुद्दा उठाओ, आपने खुद कहा कि जनता ने कांग्रेस को लात मारी और नरेंद्र मोदी को चुना, तो अब ये ईवीएम कहां से बीच में आ जाती है? जरा इसका जवाब दीजिए ना आज आप। मैं जवाब दे दूं आपको? अरे पूछना क्या है, मैं तो मांग रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ। नहीं तो आप इसे पूछना है रहे? अरे मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। आप सीनियर है, सुन तो लें। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उसके साथ उनके पीछे पूरा नागपुर का ताकत, फिर भी 4 बार 5 बार एक छोटी सी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हरा नहीं पाई और बंगाल की। बहुत बढ़िया। ईवीएम बोले या गलत बोले, बंगाल छोटी सी पार्टी, आज मान गए छोटी सी पार्टी, पश्चिम बंगाल के कुछ समुदायों तक सीमित पार्टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज दर्शकों, मैं सिर्फ इस सारे मुद्दे पर इतना ही कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के परस्पर सहयोग से चलता है। किसी भी सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो पूरे सरकार के खिलाफ होता है।
ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, ये उनका दायित्व है। विपक्ष का नेता सॉल्यूशन देता है, बताता है कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होती तो बेहतर होता। दुर्भाग्य इस बात विपक्ष की तरफ से ऐसा होता नहीं दिखा। उल्टे भारत मां की हत्या, रावण जैसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ। मेरा मानना है कि विपक्ष को यह बताना चाहिए था कि अगर मोदी पर अविश्वास है तो उनके ऊपर देश विश्वास क्यों करें। इसका जवाब नहीं मिला, उल्टे वॉकआउट हो गया, भाग खड़े। रही बात मणिपुर की, तो मेरा नजरिया यह है कि जो भी हुआ या जो हो रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जल्द से जल्द मणिपुर में शांति बहाली हो, सब मिलकर इसका प्रयास करें, जैसा प्रधानमंत्री ने भी संसद में कहा। मिलकर घाव पर मरहम लगाएं, ना कि घाव पर नमक छिड़कने का काम करें। क्या आज विपक्ष, क्या आज सत्ता पक्ष और क्या आज पूरा देश मिलकर यह काम कर सकता है? चुनौती इसी बात की है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही।